Hello and namaskar to everyone. You are watching your YouTube channel. In previous video, we have discussed on future simple tense, and now we are going to learn future continuous tense. We will see all rules, main verb, helping verb, structure and keyword of this tense. And same time, we will see so many example and do exercise so that it will be easy for you to identify and observe this tense. Just watch carefully. Let's begin this video. First of all, we will see definition of future continuous tense. What is future continuous tense? It is used to express an action which will be in progress at and given time in the future. जिसका सेंस ये होता है कि आने वाला जो समय है भविष्य काल, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई कार्य जो उस समय हो रहा हो, यानी उस समय कार्य जारी होने का भाव हो, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस या वाक्य जो रहेगा वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर बनेगा या रहेगा. Now we will see helping verb of future continuous tense. There are two helping verb. First will be and other shall be. We use shall be with first person I and we use will be all other subjects. अर्थात हम जो प्रथम पुरुष है यानी फर्स्ट पर्सन I and we, उसके साथ हम यूज करेंगे shall be, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे तो वो प्रोनाउन हो और चाहे वो नाउन हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल बी. यानी एक शॉर्ट तरीका है याद रखने का. आपको केवल मात्र दो शब्द याद रखने हैं. यू रिमेंबर ओनली टू वर्ड आई एंड वी. आपको केवल मात्र दो शब्द याद रखने हैं, आई और वी. उसके साथ आपको लगाना है सेल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ लगाना है विल. अब आने वाला जो टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा. उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके अंदर भी विल और सेल तो आएंगे. उसके बाद भी हटकर उसके साथ हम हैव लिखेंगे. तथा आपने जो प्रीवियस वीडियो देखा था फ्यूचर सिंपल टेंस का, उसके अंदर भी विल और सेल था. अर्थात जो पूरा फ्यूचर टेंस है इसके चारों पार्ट्स है, उसमें आपको विल और सेल तो नज़र आएगा ही. तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है. नाउ वी विल सी मैन वर्ब. यहाँ पर जो मैन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना है. और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का. और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे जो चारों सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी अपनी भाषा के अंदर कहते हैं. इसके अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, सेल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लेना है. नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं. इसके अंदर क्या करना है? केवल मात्र जो नोट है वो लिखना है. अब वो नोट कहाँ लिखना है? वी विल राइट नोट बिटवीन विल एंड बी और सेल एंड बी. हम केवल मात्र विल और जो बी है उसके बीच के अंदर नोट लिखेंगे, और जो सेल एंड बी है उसके बीच में नोट लिखेंगे. बस इतना सा करना है. उसके बाद तो सेम एज इट इज सेंटेंस है. आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट. इस प्रकार से ये है नेगेटिव सेंटेंस. आगे हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसके अंदर हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखनी है. वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, और इसके अंदर विल और सेल है. हेल्पिंग वर्ब वो पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट के अंदर ये नहीं भूलना है इंट्रोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क, इसको नहीं भूलेंगे. अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इसके अंदर हमने दो लिए. आप देखोगे कि यहाँ पर ये दो क्या है, ये क्या लफड़ा है, ये दो क्यों दे रखे हैं? तो इसमें ऐसा है कि कई बुक्स के अंदर ये भी दे रखा है नीचे वाला सेंटेंस भी. बाकी ज़्यादातर बुक्स के अंदर और ग्रामेटिकल रूप से ऊपर वाला ही सही है, लेकिन कई बुक्स के अंदर ये भी मिल जाता है. तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि ये सही है ये सही है. दोनों सही है. कहने का तात्पर्य है कि दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर ऊपर वाला ही करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बर्डन नहीं करना है ऊपर वाला
आसानी से होगा और वो कर दीजिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपको नॉट लिखना है, उसके बाद बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है। और नीचे वाले में क्या डिफरेंट है, नीचे वाले में कुछ डिफरेंट नहीं है, ये नॉट पीछे नहीं है, इसके साथ अटैच करके लिखा हुआ है। विल के साथ नॉट लिख दिया, ये वांट हो गया, और सेल के साथ नॉट लिख दिया, ये सांट हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट के अंदर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बस ये हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने चारों सेंटेंस देख लिए हैं। नाउ वी विल सी हिंदी सेंटेंस। अब हम हिंदी के वाक्य देख लेते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं और उसको किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हिंदी का सेंटेंस का पहचान दे रखी है कि कैसे पहचान करेंगे आप। हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा, इस प्रकार के शब्द लास्ट के अंदर मिले तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का है। और इसका स्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से देख चुके हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो भी, विल भी, शैल भी देख चुके हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदी के अंदर और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर पहले वाला जो वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। यहाँ पर रहा होगा वर्ड आया है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह, तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग विल या सेल में से क्या लिखना है कि विल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेल तो केवल मात्र आई और वी के साथ ही लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है, तो इसलिए हम ही के साथ विल भी। उसके बाद पढ़ने को रीड कहते हैं तो आईएनजी अटैच करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पुस्तक है तो वो लिख दिया ए बुक। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये दूसरा सेंटेंस है। ये हमने हम लिया, हमको वी बनाना है और वी के अकॉर्डिंग अब हमें जो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है वो लिखेंगे शैल बी। और उसके बाद खेलने को प्ले कहते हैं तो इसमें आईएनजी लिखना है, प्लेइंग हो गया। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे क्रिकेट। तो इस प्रकार से वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये है पहला एग्जाम्पल, मैं चाय बना रहा होऊंगा। ये रहा होऊंगा, ये शब्द हमें याद दिलाता है कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। नाउ वी विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आगे जो सब्जेक्ट लिखा है इसको हटा देंगे, इसको हम लिखेंगे पीछे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर पीछे मैं। अब क्या करना है सब, अब हम पीछे से इसको ट्रांसलेट करते जाएंगे तो ये आपका जो सेंटेंस बनेगा इसके अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि, एरर, मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले मैं, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आई। आई के अकॉर्डिंग अब जो हेल्पिंग वर्ब है होगा, रहा होगा, तो वो होगी शैल बी। उसके बाद बनाने को कहते हैं मेक, तो इसके अंदर आईएनजी लिखना है, मेकिंग हो गया। उसके बाद चाय लिखा है तो हमने लिख दिया यहाँ पर टी। तो इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस बड़े आराम से आपने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा मैंने बताया वैसे करते जाइए। अब हम इसको करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज। नाउ वी विल बी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वी विल राइट नॉट बिटवीन सेल एंड बी। हम सेल और बी के बीच के अंदर क्या लिखेंगे, नॉट। तो ये हो गया सेंटेंस किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। नाउ वी विल बी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल सा काम, एक छोटा सा काम जो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको केवल मात्र जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिखनी है। हमने ये हेल्पिंग वर्ब सेल आगे लिख दी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी वर्ड जो पीछे छुटा हुआ था वो लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। कोई अदर वर्ड होता तो वो भी लिख देते हैं। और लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क यानी आपको इंट्रोगेटिव साइन लिखना नहीं भूल
भूलना है, ये जरूर लिखना है। नाउ वी विल बी मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, केवल मात्र एक नॉट वर्ड और लिखना है। और ये नॉट वर्ड कहाँ लिखेंगे, जो सब्जेक्ट हैं और जो सब्जेक्ट के साथ आपके बी वर्ड लिखा है उनके बीच में ये नॉट लिखना है। ये लिखते ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यानी अगला जो हिंदी का वाक्य है उसकी तरफ। अब अगला जो हिंदी का वाक्य आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे ना, तब बड़ी आसानी से करेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छी से ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ से हटाकर आप इसको यहाँ पीछे लिख देंगे। उसके बाद इसको ट्रांसलेट पीछे से करते जाएंगे, तो ये आपका एकदम सही तरीके से हिंदी टू इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट भारतीय टीम, तो हम लिख रहे हैं इंडियन टीम। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसके बाद हम लिखेंगे खेलने को कहते हैं प्ले, तो आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग। अब हॉकी मैच लिख दिया हॉकी मैच। उसके बाद लिखा है कल, तो हम लिख दिया टुमारो। इस प्रकार से ये आसानी से आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। नाउ वी विल मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। और नॉट कहाँ लिखेंगे, नॉट लिखेंगे विल और बी के बीच के अंदर नॉट लिखना है। बस यहाँ लिखा, ये आपका काम कंप्लीट कर देगा नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बाकी तो एज इट इज है, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। उसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसके लिए आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब को लिखना है सब्जेक्ट से पहले। वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। अब उसके बाद आपको बी लिखना है। उसके बाद ये एज इट इज पूरा लिखना है। लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव साइन लगाना है। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो केवल मात्र नॉट लिखना है, वो आपको सब्जेक्ट और बी के बीच में लिखना है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई विल होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं किस प्रकार से इसको हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। नाउ वी विल सी सम कीवर्ड्स फॉर दिस टेंस। हम इस टेंस के रिलेटेड कुछ कीवर्ड देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास कुछ खाली जगह ब्लैंक्स रहेगी, उसमें हमें सूटेबल वर्ब फिल करनी होगी। अब वो वर्ब कैसे फिल करें, तो उसके लिए हमें चाहिए कोई कीवर्ड, उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को उस टेंस के अंदर बदल देंगे। तो मैं लिए चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है आपके सामने कुछ कीवर्ड्स। इसके अंदर एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट के साथ डे हो सकता है, नेक्स्ट के साथ वीक हो सकता है, नेक्स्ट के साथ मंथ हो सकता है, नेक्स्ट के साथ ईयर हो सकता है। द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर, इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे हमें। और ये वर्ड मिलते ही हमें कोई भी सेंटेंस है उसको किसके अंदर चेंज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंदर। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है, कोष्टक के अंदर वर्ब दे रखी है। उसके बाद स्टोरी नेक्स्ट डे। अब ये नेक्स्ट डे आया है, तो ये किसके अंदर आएगा, इस सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो ही के अकॉर्डिंग होगा विल बी। और उसके बाद जो राइट है इसके अंदर हमें आईएनजी अटैच करना है, तो हम इसको लिखेंगे विल बी राइटिंग। इस प्रकार से लिखते ही ये आंसर हमारा हो जाएगा राइट। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, द इंडियन क्रिकेट टीम। उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है, एट दिस टाइम टुमारो। और उसके बाद ये वर्ब कोष्टक के अंदर दे रखी है प्ले। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है आगे जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। द इंडियन क्रिकेट टीम, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के अंदर रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे विल बी। और उसके बाद मेन वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी, तो हम प्ले के साथ आईएनजी अटैच कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो ये हो गया विल बी प्लेइंग। अब हम देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, वी, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है। उसके बाद जो मेन वर्ब है वो कोष्टक के अंदर दे रखी है, डेली एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे। अब ये जो एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे लिखा है ये इंडिकेटर है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का। और उसके अकॉर्डिंग अब हम जो हेल्पिंग वर्ब लिखने वाले हैं विल बी शैल बी। अब यहाँ पर वी है तो वी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे शैल बी। और उसके बाद जो गो आई है मेन वर्ब, इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा गोइंग, शैल बी गोइंग।
इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल देख लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए हैं और पिछली स्लाइड पर जितने भी एग्जाम्पल थे और जितने भी स्ट्रक्चर थे वो अच्छे से अगर समझ में आ गए हैं तो नीचे आपके लिए एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज करनी है आपको, और इसके आंसर इसी YouTube चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट के रूप में आंसर आपको देने हैं। आई विल चेक डेफिनेटली योर आंसर, और मैं आपके आंसर नियमित रूप से चेक भी करता हूं, देखता हूं और उसका फीडबैक भी देता हूं। और आपको एक चीज़ और बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबके जितने भी आंसर मुझे मिले हैं उनके जो आंसर है उनके स्क्रीनशॉट इस वीडियो में बताए जाएंगे कि इन विद्यार्थियों ने आंसर दिए हैं। आप एक काम और करना, आप जब आंसर लिखते हो तो आपका नाम, आपकी स्कूल, आपकी जो क्लास है वो ज़रूर डेफिनेट रूप से लिखे ताकि मुझे बोलने में आसानी रहे। अब मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, आपसे लेता हूँ आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।